फ्रांस और भारत, एक तरफ यूरोप की तारीखी सुपर पावर और दूसरी तरफ एशिया का उभरता हुआ जायंट इंडिया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोदी का फ्रांस का विजिट, क्या एक्टिविटीज हुई और क्या एजेंडा था, दोनों साइड्स एक दूसरे से क्या चाहती हैं। इस मौके पर मैक्रोन ने मोदी को क्यों अकोमोडेट किया, किस किस्म की डील्स साइन हुई हैं दोनों ममालिक के दरमियान, ताल्लुकात की क्या नौयत है। मैं ये वीडियो थोड़ी सी लेट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं गिलगित बल्तिस्तान के विजिट पर था। तो हमने देखा कि मोदी ने फ्रांस में लैंड किया और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। ज़बरदस्त मिलिट्री प्रोटोकॉल्स के साथ रेड कारपेट बिछाया गया और फ्रांस की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मोदी का इस्तकबाल किया। उसके बाद मोदी ने सबसे पहले इंडिया का जो डायस्पोरा है फ्रांस में उससे मुलाकात की, उनकी तरफ देखकर हाथ हिलाया और कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ की। उनकी प्राइम मिनिस्टर से मिले, बायलैटरल जो मुज़ाकरात होते हैं वो किए। फ्रांस के कुछ बिजनेस लीडर से मुलाकात की मोदी ने, फ्रेंच पार्लियामेंटेरियन से उनकी मुलाकात हुई और फ्रांस के जो टॉप सीईओज हैं, जो टॉप बिजनेसेस चला रहे हैं, उन्होंने भी मोदी से मुलाकात की। इसके बाद हमने देखा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने मोदी का शानदार इस्तकबाल किया प्रेसिडेंशियल पैलेस में, एलिजे पैलेस इसको कहा जाता है, और ज़बरदस्त उन्होंने तस्वीरें शेयर की। उन्होंने मोदी को फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री जो अवार्ड है उससे भी नवाजा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। हमने देखा कि दोनों फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन और मोदी अपने अपने ट्विटर अकाउंट पर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें शेयर कर रहे थे। फ्रेंड्स फॉरएवर, हमारी दोस्ती हमेशा की है, और बहुत बहुत गर्म जोशी से उनके जो ऑप्टिक्स थे वो बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। इस विजिट की जो हाईलाइट थी वो ये थी कि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने मोदी को उनकी जो बेस्टिल डे की सेलिब्रेशंस होती हैं उसके लिए एज अ टॉप गेस्ट मदऊ किया था, यानी मेहमान खसूसी थे फ्रांस की जो मिलिट्री परेड थी उस दिन। बेस्टिल डे ये एक तारीखी दिन माना जाता है। इस दिन को फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएट किया जाता है कि इस दिन फ्रेंच मोनार्की के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए थे, उसके जुल्म सितम के खिलाफ, और लोगों ने एक भरपूर इनकलाब बपा किया था। वैसे तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल अगर मैक्रोन की हालत देखी जाए तो बेस्टिल डे की जो ये सेलिब्रेशंस कर रहे थे, आजकल खुद पूरी जो फ्रांस की अवाम है वो मैक्रोन के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। तो इसी वजह से अपोजिशन के मेंबर्स और बहुत से लोग उन्होंने इस बात पर सख्त तनकीद की कि इन सेलिब्रेशंस को मनाने का राइट मैक्रोन के पास बिल्कुल नहीं है। वो अपनी मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं क्योंकि जितना प्रोटेस्ट इनके दौर में हो रहे हैं, आप कह सकते हैं एक नए फ्रेंच रेवोल्यूशन का आगाज़ है। बहरहाल हम मोदी की तरफ आते हैं कि इस परेड में मोदी मेहमान खसूसी थे और यहाँ पर इंडियन ट्रूप्स ने भी मार्च किया, और स्पेशली अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने भी यहाँ पर परफॉर्म किया, अपनी सलाहियतें दिखाई, और ऑब्वियसली जो फ्रेंच मेड राफेल तैयारे हैं उन्होंने अपने करतब का मुजाहरा किया जिसमें इंडियन और फ्रेंच पायलट्स दोनों ने हिस्सा लिया। तो फ्रांस के सबसे इम्पॉर्टेंट डे पर उनकी मिलिट्री परेड के मौका पर भारतीय ट्रूप्स भी मौजूद थे मोदी की मौजूदगी में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब नो डाउट फ्रेंच एक पुरानी ताकत है, यूरोप की सबसे बड़ी सुपर पावर समझी जाती है हिस्टोरिकली। तो उसके तारीखी दिन के मौके पर भारत को इतनी अहमियत मिली वहाँ पर। मोदी ने लिखा कि द टॉक्स विद माई फ्रेंड प्रेसिडेंट मैक्रोन वर वेरी प्रोडक्टिव। वी रिव्यूड द फुल रेंज ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशंस. I am particularly enthusiastic about deepening cooperation in futuristic sectors like green hydrogen, renewable energy, artificial intelligence, semiconductors and more. लेकिन असल बात मोदी ने नहीं बताई जो हम आगे करेंगे। India and France will keep working together to boost the innovation and startup ecosystems, climate change and sustainable development. उसके बाद मोदी ने शेयर किया कि मैक्रोन के साथ वो फ्रांस के टॉप सीईओ से मिले क्योंकि उन सब की ख्वाहिश है कि इंडिया जैसी बड़ी मार्केट में वो इन्वेस्ट करें। मैक्रोन ने कहा कि इंडिया इज अ जायंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विच विल हैव अ डिटर्मिनिंग रोल इन आवर फ्यूचर. इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड अ फ्रेंड. ये मैक्रोन ने कहा। दोनों ने इकट्ठे एक प्रेस टॉक भी की और बहुत सी तस्वीर बनवाई बड़ी गर्म जोशी के साथ, और जो तकरीब हुई फ्रेंच प्रेसिडेंशियल पैलेस में, वहाँ पर इंडिया के बहुत से लोग मौजूद थे, एक्टर्स भी मौजूद थे, कुछ इंडिया के भी प्रोफेशनल्स वहाँ पर मौजूद थे, फ्रेंच प्रोफेशनल्स के साथ साथ दोनों साइड्स की कम्युनिटीज़ मौजूद थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ज़बरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, उनको मिलिट्री परेड में मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया गया
और उनको सबसे हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री अवार्ड से नवाजा गया। अब बात करते हैं इनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के हवाले से। रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जो कि हम देख भी रहे हैं, कि दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। भारत रशिया को कंडेम नहीं करता, जबकि फ्रांस टोटली अमेरिकन कैंप में है और वो रशियन एग्रेशन को बार बार कंडेम करते हैं। जबकि इंडिया ने ये करने से गुरेज किया है, क्योंकि इंडिया की बहुत सारी ट्रेड भी है रशिया के साथ। ना सिर्फ ऑयल की ट्रेड है, बल्कि एम्यूनेशन, आर्म्स डील्स भी होती हैं इंडिया की रशिया के साथ। पुराना एक डिफेंस पार्टनर है रशिया इंडिया का। तो यहाँ पर फ्रांस के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ आता है भारत का फ्रांस से। बट क्या ये चीज़ इनके जो ताल्लुकात हैं उसको मुतासिर कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। फ्रांस को पता है, बहुत अच्छी तरह पता है, कि भारत का इस पूरे मामले पर एक न्यूट्रल स्टैंस है। तो इसलिए वो भारत को कभी फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि फ्रांस भारत में क्या देख रहा है? एक बहुत बड़ी मार्केट, 1.4 बिलियन लोगों की मार्केट, कि जहां पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा सकता है, अपनी प्रोडक्ट्स बेची जा सकती हैं उस मार्केट में, अपने स्टार्टअप्स खोले जा सकते हैं, अपनी कंपनीज को वहां पर मौका दिया जा सकता है। तो भारत इसलिए आजकल वेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद है कि इस वक्त अगर हम एशिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अलाइन करता है वेस्टर्न जो ममालिक हैं उनके साथ, वो है भारत। बाकी ममालिक की थोड़ी बहुत चपकलिश चल रही है, चाइना की चल रही है, रूस की चल रही है, फिर आपके ये जो मुस्लिम ममालिक हैं इनकी भी उस तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, एक क्लैश हमें नज़र आता है। लेकिन भारत, हम देख रहे हैं कि भारत के जो बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सीईओज हैं, वो बड़े कामयाब हैं इन सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो ये भी हमें नज़र आता है कि फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ भी जो भारतीय हैं उनको फ्री हैंड देती हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी उजारादारी फिर कायम हो जाती है। आप देख लें यूएस में जो सीन है, बहुत से जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनके जो सीईओज हैं वो भारतीय हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक की एक ख्वाहिश है कि अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाएं। फ्रांस तो जैसे मैंने पहले कहा कि एक पुराना प्लेयर है, बहुत पुराना, सदियों पुराना एक पावरफुल प्लेयर है, जबकि भारत अब आके उसको ये चांस मिला कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को असर्ट कर सके। इसलिए इन दोनों के विजन यहाँ पर अलाइन करते हैं कि जहाँ पर अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ आपने जाना है, वहाँ पर अपनी भी बात मनवानी है। और इसके अलावा भारत की जो नज़रें हैं वो फ्रांस के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी डील्स पर हैं, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है। भारत अपनी जो डिफेंस और सिक्योरिटी के ताल्लुकात हैं उनको भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है। पहले वो रशिया से बहुत ज़्यादा असलहा लेता था, फिर वो कम हो गया। रशिया आजकल स्ट्रगल कर रहा है खुद, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा असलहा नहीं बेच सकता। भारत अब यूएस की तरफ भी जा रहा है आर्म्स डील्स के लिए। और इसके अलावा जो फ्रांस है वो पिछले कुछ आप कह सकते हैं 10-15 साल से भारत का एक अहम एलाय बनता जा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट में। हमने देखा कि 2-3 साल पहले इनकी राफेल जेट्स, जो फाइटर जेट्स हैं, उस हवाले से फ्रांस के साथ ज़बरदस्त डील्स साइन की भारत ने। और इसी तरह फ्रांस भी भारत को एक इम्पॉर्टेंट मार्केट समझता है अपनी हाई टेक इंडस्ट्री को बेचने के लिए। ये जो इंडियन साइड है उन्होंने मजीद 26 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हासिल करने की मंजूरी दे दी है इंडिया की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है। और इसके अलावा 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो हैं वो भी भारत फ्रांस से खरीदेगा। तो ये जो टोटल इस वक्त मिलिट्री जो डील होने जा रही है वो कहा जा रहा है उसकी जो लागत है वो $10 बिलियन की है। $10 बिलियन का ये सामान, ये सबमरीन्स और राफेल तैयारे भारत फ्रांस से खरीदेगा। तो फिर फ्रांस को क्यों नहीं पसंद आएगा भारत कि इतनी बड़ी वो मार्केट है। भारत तो वो डेफिनेटली हर बड़ा जो प्रोड्यूसर है असलहे का वो चाहेगा कि ये हमारे से असलहा खरीदे। तो फ्रांस को यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट नज़र आ रही है कि इंडिया का चाइना से इख्तलाफ है, पाकिस्तान से इख्तलाफ है और कुछ इंटरनल मसले हैं, तो डेफिनेटली उनको मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए तो हमसे लें आप, हम आपको देंगे। तो यहाँ पर भारत को भी नए नए असलहे के ख़रीदार चाहिए। एक रिपोर्ट आई थी आज से 2-3 साल पहले कि भारत का बहुत सा असलहा पुराना हो चुका है, तो वो भी अब मॉडर्न इक्विपमेंट की तलाश में है। तो फ्रांस उनके लिए टॉप ऑप्शंस में से है, तो इसलिए डील साइन हो भी रही हैं। तो इससे भारत क्या चाहता है कि अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर एक्वायर करने की जो ऑप्शंस हैं उनको डाइवर्सिफाई करे। रशिया और अमेरिका के साथ साथ अब फ्रांस भी उनका एक पार्टनर बन रहा है। पिछले 4 सालों की बात करें तो फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा आर्म सप्लायर बन चुका है। भारत की जो आर्म सप्लायर्स का 29% है वो फ्रांस की प्रोडक्ट्स हैं, फ्रांस का मिलिट्री हार्डवेयर है 29%। और ये चीज़ पिछले 5 सालों में भी है।
इसके अलावा भारत ये भी चाहता है कि फ्रांस डिफेंस प्रोग्राम्स में उनके साथ ऐसी शराकत दारी करे जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए, टेक्नोलॉजी इंडिया को भी मिल जाए और इंडिया में सेटअप लगे, इंडिया में फैक्ट्रीज़ लगें। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे कामरा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यहाँ पर असलहा बनता है, तो यहाँ पर चाइना की जो एक्सपर्टीज़ हैं इनको यूज़ किया जाता है और पाक और चाइना के जो इंजीनियर्स हैं मिलकर चीज़ें बनाते हैं। जो हमारा JF-17 थंडर है वो उसकी एक आइडियल एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान में बना लेकिन टेक्नोलॉजी चाइना की है। तो इसी तरह भारत ये चाहता है कि ये सारी इंडस्ट्री भारत में शिफ्ट हो जाए ताकि भारत को टेक्नोलॉजी मिले और भारत में रोज़गार भी जनरेट हो और वो फिर फ़ख्र से कह सकें कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, फ्रांस के साथ हमने मिलकर बनाया। तो मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में चाहते हैं। लोकलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस एरोस्पेस कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस, जिससे ना सिर्फ जॉब क्रिएशन होगी बल्कि एडवांस मिलिट्री साइंटिफिक टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। तो ये हमने देख लिया कि दोनों ममालिक एक दूसरे से क्या चाहते हैं। फ्रांस को चाहिए एक बहुत बड़ी मार्केट और भारत को चाहिए टेक्नोलॉजी, डिफेंस, लेटेस्ट इक्विपमेंट, मिलिट्री हार्डवेयर। इसीलिए दोनों एक दूसरे की जो ऑफिशियल पोजीशंस हैं उनमें छेड़खानी नहीं करना चाहते। अगर भारत रशिया को कंडेम नहीं करता तो फ्रांस इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता। फ्रांस को अपने मतलब से कंसर्न है यहाँ पर। फ्रांस चाहता है कि मेरा असलहा बिके और मेरी दोस्ती मजबूत हो ताकि हमारे जो डिफेंस डील्स हैं वो मजबूत हों। इसके अलावा मैक्रोन को लेजिटिमेसी भी चाहिए। इस वक्त हम देख रहे हैं मैक्रोन को बहुत से अलाइंसेस की ज़रूरत है। मैक्रोन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का शिकार हैं, अपने इंटरनल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। डेफिनेटली मोदी के साथ भी यही हो रहा है। इस विज़िट में भी जैसे हमने देखा था ना कि US के विज़िट में काफ़ी ह्यूमन राइट्स तंजीमों ने तनकीद की थी कि मोदी को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल क्यों दिया है। यहाँ पर भी जो फ्रांस का लेफ्ट है उसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच और इस तरह की तंजीमों ने कहा है कि इतना शानदार प्रोटोकॉल मोदी को क्यों दिया जा रहा है। और दोनों मुल्क जो ऑफिशियल नैरेटिव है उसमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम दोनों एक टॉप डेमोक्रेसीज़ हैं। मतलब फ्रांस वेस्ट की टॉप डेमोक्रेसी है और इंडिया एशिया की टॉप डेमोक्रेसी है। तो मतलब ये दो डेमोक्रेटिक मुल्कों का एक गठजोड़ है जिसको हमने मजबूत करना है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो बीच में असल बात है, जो असल फोकस है वो है डिफेंस डील्स की तरफ, सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात की तरफ, ना कि डेमोक्रेसी की तरफ। क्योंकि इस वक्त डेमोक्रेसी की बात करें तो दोनों मुल्कों को इतना अच्छा मतलब इतने अच्छे हालात नहीं जा रहे, इंडिया और फ्रांस दोनों में। तो डेमोक्रेसी एक बहाना है, असल मकसद तो असलहा बिकवाना है। लेकिन अगर मोदी की डिप्लोमेसी की बात करें तो इन एनी केस वो कामयाबी जा रही है। हमने देखा कि किस तरह मिस्र का शानदार विज़िट किया, अभी UAE का बड़ा ज़बरदस्त विज़िट किया, इस पर भी हम बात करेंगे। US में उन्होंने US कांग्रेस से खिताब कर डाला और अब जो यूरोप की टॉप पावर है, हिस्टोरिकल पावर, उसने इस तरह अकोमोडेट किया। ये नो डाउट मोदी की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और मैं पिछली वीडियो में भी भूल गया था US वाली, इसमें मैं लाजमी मेंशन करना चाहूँगा कि इसमें एक बहुत बड़ा हाथ इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनका भी है। एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। वो बैक एंड पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इंडिया के और मोदी के वो छुप जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा मोदी की भी काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसकी वजह से वो इस तरह के ऑप्टिक्स हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं कि ही इज़ अ वेरी नॉर्मल लीडर। जैसे हमने देखा मिस्र में पूरी वो मुस्लिम कम्युनिटी से भी मिले और उन्होंने अपना एक ऐसा इमेज शो कराया कि मैं बड़ा ही एक हमदर्द इंसान हूँ, आई एम नो एनिमी ऑफ मुस्लिम्स। तो अमेरिका में मोदी को लेजिटिमेसी मिल रही है। आप देखें ये इजिप्ट में मिली, एक बहुत अहम मुस्लिम कंट्री, और अब यूरोप के गढ़ में फ्रांस में इतना ज़बरदस्त मोदी को प्रोटोकॉल मिला है। तो इन दी एंड जो भी है ये मोदी की जीत है और ये भारत की जीत है, जिसमें जयशंकर का भी एक बहुत अहम किरदार है। भारत ना सिर्फ वेस्ट के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार कर रहा है बल्कि एशिया में भी वो लिंकेजेस बना रहा है। मुस्लिम्स के साथ, अभी UAE के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ पहले ही ताल्लुकात हैं। एक मसला है उनका चाइना के साथ, सिर्फ वो अभी बरकरार रहेगा। लेकिन चाइना से भी भारत की ट्रेड बहुत ज़्यादा है, ट्रेड उनकी रुकती नहीं है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में भारत ने ये जो एक बैलेंस कायम रखा हुआ है ताल्लुकात का एशिया और यूरोप के दरमियान, मतलब वेस्ट और ईस्ट को जिस तरह ये साथ साथ लेकर चल रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, क्या मोदी इसको सस्टेन रख पाएगा या भारत को आने वाले दिनों में मुश्किलात होंगी जैसे पाकिस्तान को होती हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।